शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शुरुआत हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। राजधानी शिमला हो या मंडी, जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़ी इमारतों के सामने गिरने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर शिमला से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 5 मंजिला एक इमारत के सामने ही लैंडस्लाइड हो गया। धंस गई सड़क, हिल गई इमारत। जहां पहले सड़क थी वहां अब खाई है। चंद सेकंड के अंदर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। लैंडस्लाइड का यह वीडियो शिमला की पंथा घाटी का है। देखिए कैसे अचानक सड़क में दरार पड़ना शुरू होती है और फिर देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने लगता है। सड़क के किनारे लगे रेलिंग और दीवार भी धंसने लगते हैं। जो पेड़ लगे थे वो भी गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड का ये भयावह वीडियो और भी दहलाता है, क्योंकि जहां लैंडस्लाइड हो रहा था वहीं ये 5 मंजिला बड़ी इमारत भी है। आप देख सकते हैं कि कैसे इमारत के बाहर अफरा तफरी है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। चंद फीट के फासले से फिलहाल ये इमारत बच गई, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। जरा सोचिए, अगर ये लैंडस्लाइड थोड़ा सा और आगे तक हो जाता तो जान माल का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अब आपको शिमला में ही हुए एक और लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें शिमला के हिमलैंड की हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा पेड़ गिर गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पेड़ एक तिनके की तरह नीचे गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत दूसरे इलाकों में लगातार तेज बारिश और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मंगलवार को ही शिमला से तस्वीरें आई थी, जिसमें लैंडस्लाइड के बाद करीब 1 दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गई थीं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग लापता हैं। इनके अलावा 3 नेशनल हाईवे समेत 653 सड़कें अभी बंद हैं। फिलहाल 1205 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। 160 जल आपूर्ति स्कीमें भी बाधित हैं। राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक हिमाचल में आपदा के चलते पिछले 3 साल में करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जाती हुई मानसून से बहुत तबाही प्रदेश में हुई है। 20 जून से ये मानसून शुरू हुआ है। आज तकरीबन 15 सितंबर हो गई है। आज 15 सितंबर में सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं। सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। इस बार का मानसून सीजन भी हिमाचल के लिए भीषण तबाही लाया है। राज्य में 20 जून से अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं इसकी जिम्मेदार हैं। अभी भी करीब 45 लोग लापता हैं। 425 लोग घायल हैं। इस सीजन अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में जो तबाही हुई है उसने सैकड़ों घर बर्बाद कर दिए हैं। खेत, बाग, सब जहां तबाही मची है। आम जनता को आर्थिक नुकसान हुआ है सो अलग। शिमला से बीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये हमने आपको शिमला का हाल दिखाया। कुदरत की मार हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों में भी पड़ रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े हुए हैं। तो वहीं धर्मपुर बस स्टैंड में आए सैलाब के बाद अब वहां हुए नुकसान की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अचानक दरका ये पहाड़ और एक बड़ा हादसा होते होते टला। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर की ये तस्वीरें हैं। ये इलाका कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर है। जब इस सड़क पर ये पहाड़ दरकने वाला था तो कुछ लोग इसके नीचे खड़े थे।
जैसे ही भूस्खलन हुआ वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और इन पत्थरों की चपेट में आने से बच गए। लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। इस हादसे में एक शख्स को मामूली चोटें आई, लेकिन गनीमत रही कि इन लोगों की जान बच गई। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर बस स्टैंड में बारिश बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। यहाँ खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गई थीं। कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गई। बस स्टैंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बसें मलबे में धंस गई हैं। टिन शेड उखड़ गए। सब कुछ तहस नहस हो गया है। आसपास की दुकानों के शटर टूट गए। बसें, कारें और आसपास के भारी वाहन पानी के बहाव से तबाह हो गए हैं। किनारों पर जो घर थे उन्हें भी पानी से नुकसान पहुंचा था। एनडीटीवी की टीम उस बस स्टैंड पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि कितना नुकसान हुआ। ये देख सकते हैं कि बसेस आपस में बीच में बजी, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज था, पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ बसेस यहाँ से कई मीटर्स तक यहाँ से चलेगी। ये इधर तस्वीर दिखाई जाए, ये बस देखो, यहाँ बस या फंस गई ट्रांसफार्मर के पास। वहीं यहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर की पूरी जो बिल्डिंग है वो टूट चुकी है और वहाँ पे भी बस फंसी हुई है। ये बसेस यहाँ पे नहीं रुकी, ये आगे दुकानों को हिट करके, दुकानों का नुकसान करके आगे ये जो सोन खड्ड है जो पास में बिल्कुल वहां भी फंसी है। हम देख रहे हैं लगातार कल से एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑपरेशन चला रही, क्योंकि 2 के करीब लोग यहाँ पे मिसिंग पाए जा रहे हैं। एक तो टेम्पो ट्रैवलर, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा अगर जूम इन करके तस्वीर दिखाए, वो टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे खड्ड में फंसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए लगातार कल एनडीआरएफ ने कई घंटे ऑपरेशन चलाया। लेकिन जो इसमें ड्राइवर था, जो कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर यहाँ खाना खा रहा था, उसके बाद वो नहीं मिला, उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। जब पानी का सैलाब आया तो अंधेरा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पानी की ताकत कितनी रही होगी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बसें और वाहन पानी में बह गए। लोगों ने बताया कि उस वक्त कितनी दहशत का माहौल था। अंधेरे में पता नहीं लगा ना, पानी जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहा और एकदम से ही मतलब किसी को ना समझने का मौका मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर भी धर्मपुर बस स्टैंड पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की। A couple of people were still missing. We are trying to find them. Local people are also helping to, look at the water bodies if they could locate their bodies. But if you look at the small shopkeepers, the homeowners, they've lost everything. There's hardly anything left for them in those shops. They lost lakhs of rupees as a stock, and very unfortunate situation. धर्मपुर में हुआ ये हादसा बहुत डरावना था। कई दुकानें, मकान पानी के सैलाब में तबाह हो गए। ऊंचाई से पूरे बस स्टैंड की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं इस वक्त और दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बसेस टूटी हुई हैं। काफ़ी दूर तक बसेस पहले बह के आई, उसके बाद अगर मेरा कैमरा मैन साथी दिखा सकता है तो वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बस सोन खड्ड में गिरी हुई है और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं उनकी दुकानें टूटी हुई हैं और लगातार लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो धर्मपुर जो बस स्टैंड है ये बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और इसके आसपास 100 से 150 दुकानें हैं वो भी टूट चुकी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लोगों का भारी नुकसान हुआ है और लोगों को उस रात, क्योंकि 2 बजे के करीब ये पानी आया और उसके बाद जो पानी के बाद जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नुकसान किस तरह हुआ। लोग बार बार एक दूसरे को आवाज़ लगा रहे थे ताकि लोगों की जान बच सके। लोगों ने छतों पे चढ़ के, घर की छतों पे चढ़ के, बस स्टैंड में कुछ लोग रहते थे, बस स्टैंड की छत पे चढ़ के अपनी जान बचाई। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर शामिल हैं।
जाते जाते मानसून कई जिलों में आफत बरसा रहा है। इस बार की बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ लोगों ने बरसात की मार झेली है और अभी ये सिलसिला जारी है। धर्मपुर से गुरप्रीत शीना और सुजानपुर से अनूप धीमान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को देहरादून के सहस्त्रधारा में जो सैलाब आया उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दुकानें, मकान, घर इस तरह ढह गए जैसे खिलौने हो। सड़कें, पुल सब तबाह हो गए। अब तबाही के बाद की तस्वीरें बची हैं जो दिखा रही हैं कि नुकसान कितना हुआ है और कैसे कुदरत के रौद्र रूप के आगे कुछ नहीं टिक पाता। देहरादून में मंगलवार को बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटा और पानी का सैलाब आ गया। इसके बाद तमसा नदी, कार्लीगाड़ नदी, सहस्त्रधारा नदी में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। टोंस नदी में भी सैलाब आने से कई मजदूर इसमें फंस गए। सड़कें टूट गई, घरों, दुकानों में पानी भर गया। सहस्त्रधारा में भारी नुकसान हुआ है। रोपवे, पुल, सड़कें, दुकान, मकान सब तबाह हो गए। ये एक रोपवे था सहस्त्रधारा का, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद वो केबल्स जो आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से कट गई हैं और वो रोपवे भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इस सहस्त्रधारा मार्केट की बात करते हैं तो ये 5 मंजिला एक होटल था जो पूरी तरीके से नदी में जा गिरा और आप भारी नुकसान यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो होटल है वो 4 मंजिला होटल था। इसमें आप जो दरारें देख सकते हैं वो कितनी बड़ी दरारें हैं और इसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है क्योंकि ये हाई रिस्क जोन में अब ये आ चुका है और कभी भी इसके गिरने की आशंका है। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं और हमें जो नज़ारा यहाँ पर जो तस्वीरों में दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये एक और होटल्स था, एक रिसोर्ट है और कई सारी ऐसी जो दुकानें हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते थे खरीदारी करने के लिए। उनके पीछे का जो इलाका है, जो पीछे की दीवार है वो पूरी तरीके से नदी में जा गिरी है और इस वक्त भी जो सौंग नदी है उसका बहाव काफी तेज यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। नदी का बहाव काफी तेज हो गया है और अब नदी ने अपना रास्ता भी बदल दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये जो नदी का रुख था पहले, जो सौंग नदी है वो उस तरफ से बहती थी, मतलब मेरे दाहिने ओर से, लेकिन अब इसने अपना पूरा रुख बदला और अब ये बाएं तरफ से बह रही है, जिसके कारण जो 30 से 40 दुकानें हैं वो नदी में जा गिरी और कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान सहस्त्रधारा में यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बता रहे हैं कि कई लोग फंसे भी हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार उन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। उनकी जो परिजन हैं उनको खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। काफ़ी डेंजर जोन में इस वक्त हम हैं और आगे की तस्वीरें भी अगर हम देखें तो दूसरी तरफ भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। एनडीटीवी की टीम ने एक हिल टॉप पर पहुंचकर वहां से देखने की कोशिश की कि कहां बादल फटा और किस तरह से सैलाब आया। मेरे पीछे एक ये आप पहाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई पर एक बादल फटा और वहाँ से पानी एक तरफ नीचे आया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो डैमेज हुआ और उसके वजह से ये पानी पूरा नीचे गिरते हुए पहाड़ों को काटते हुए इस नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से एक तरफ ये रोड पूरी डैमेज हो गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सामने इस पहाड़ की, जहां पर एक और बादल फटा और उसके बाद यहां पर पानी इकट्ठा हुआ। ये पहाड़ भी आप पूरी तरीके से बाल्टी नदी में देख सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक और बादल फटा सामने की तरफ, वहां पूरा रोड कोलैप्स है और वो जो सामने वाला गांव है वो पूरा का पूरा इनकम्युनिकेटो हो चुका है, यानी वहां से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। एक सामने की तरफ जो बाल्टी नदी आ रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक बादल और फटने की पुष्टि की गई है और वहाँ से पूरा पानी एकत्रित यहाँ हुआ और तेज रफ्तार से ये पूरा का पूरा पानी आगे बढ़ा। इन तस्वीरों में आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करें कि बाल्टी नदी
उस धारा को लेते हुए आगे बहती थी, लेकिन ये बादल फटने की वजह से अब एक दूसरा रास्ता बाल्टी नदी ने बना लिया है, जो कि मेरे ठीक इस हिल टॉप के नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो एक धारा उस तरफ से और दूसरी नई धारा इस तरफ से अब बह रही है। देहरादून में आए सैलाब ने कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यहाँ भाऊवाला में सैलाब में 3 बच्चे फंस गए। तीनों बच्चे लहरों की चपेट में आ गए थे। जैसे ही सूचना मिली, तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और रस्सी के सहारे किसी तरह से इन तीनों बच्चों को बचाया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में सड़कें कट गई, दर्जनों गांवों से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहीं सहस्त्रधारा में जो तबाही मची, उसकी तस्वीरें डराने वाली है। लोगों में दहशत है कि मानसून जाते जाते और कितनी तबाही मचाएगा। देहरादून से ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट, NDTV के लिए। तो देश के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। देहरादून मसूरी हाईवे पर एक पुल ढहने के बाद रास्ता बाधित हो गया। फिलहाल आवाजाही के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के ढहने के बाद दोनों तरफ हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। मसूरी जाने वाला एकमात्र पुल जो देहरादून को कनेक्ट करता है, खाला गांव का पुल टूट चुका है। इस तरफ ये पूरी तरह से धंस चुका है। आप देख सकते हैं कि एक साइड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस वक्त ये PWD के लोग हैं जो यहाँ पर इस वैली ब्रिज को बना रहे हैं और लगातार इनका मकसद यही है कि इस वैली ब्रिज को किसी भी हालत में ठीक किया जाए। ऊपर से जो पर्यटक या फिर जो स्थानीय लोग आ रहे हैं उनको मसूरी से पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में अभी कुछ पर्यटकों ने बताया, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि करीबन 5 से 6 जगहों पर रोड टूटी है, कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से आना जाना नहीं हो पा रहा है। इस वक्त ये जो पुल है इसको जल्दी से जल्दी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वैली ब्रिज है और वैली ब्रिज बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और लगातार इनके यही मकसद है कि देर शाम तक इस पुल को जल्दी बनाया जाए, ताकि ऊपर से जो गाड़ियां हैं, क्योंकि उस साइड अगर देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे जो पर्यटक हैं जो अलग अलग राज्यों से आकर वो फंसे हुए हैं। लोगों को पैदल चलकर करीबन 20-22 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आना पड़ रहा है, चूँकि गाड़ियाँ नहीं चल रही है। अब उनको उम्मीद है कि जल्दी से प्रशासन इस पुल को बनाएगा और पुल के बाद जो वहाँ से जो गाड़ियाँ फंसी है या गाड़ियों के माध्यम से वो नीचे जा पाएंगे और देहरादून और मसूरी की कनेक्टिविटी एक बार फिर से शुरू हो पाएगी। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ किशोर रावत, NDTV, देहरादून। और आइए अब आपको महाराष्ट्र, मणिपुर और असम का हाल बताते हैं। इन तीनों राज्यों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। लोग परेशान हैं, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। वहीं फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू टीम निकालने की कोशिश कर रही है। मणिपुर में लगातार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह जल भराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हजारों लोग अपने इलाकों से पलायन कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। सड़कों का हाल देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। ये तस्वीरें मणिपुर के सबसे बड़े अस्पताल JNMIS की। इस अस्पताल के बाहर बाढ़ की वजह से ऐसे हालात, यहाँ इतना पानी भर गया है कि मरीजों को यहाँ से निकाला जा रहा है। अस्पताल के सभी वार्ड में पानी भर चुका है। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से वार्ड खाली कराए जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। मणिपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 5000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं और कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब असम के गोलाघाट का हाल देखिए, घर पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ हालात और बिगड़ रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। और अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेत पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं। ये जलगांव की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं खेतों में कैसे पानी ने तबाही मचाई है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है।
मणिपुर, असम और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। कहीं मकान डूब गए हैं तो कहीं फसलें तबाह हो गई हैं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं। हालात बेहद खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। आलम यह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के डिडवाना की है, जहां बहते सैलाब के बीच कुछ युवकों को पुल पार करना भारी पड़ गया। ये देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है कि बाइक सवारों का बैलेंस बिगड़ा और बाइक समेत बहने लगे। वीडियो में देख सकते हैं कि दो युवक पानी में बह रही बाइक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक बह गई और पास में मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवारों को बचाया। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बढ़ते नदी के जलस्तर ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। नदी के आसपास के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की। हाल ही में रामबन जिले में हुई भारी बारिश के चलते करौल मेत्रा रोड का एक अहम हिस्सा बह गया था। चिनाब नदी से करीब 20 मीटर ऊपर इस सड़क को जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद व्हाइट नाइट इंजीनियर्स की टीम ने 150 फुट लंबा बेली ब्रिज तैयार कर दिया, जो भारी वाहनों के दबाव को भी सहन करने में सक्षम है। और देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते हैं एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। एम्स में भर्ती कराया गया है। आजम नाम के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमला हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। कई पुलिस वाले इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजम नाम के एक आरोपी को यहाँ पर पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस पर ही हमला हो गया। आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। आजम ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला किया। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं इस हमले में। दिल्ली के फतेहपुर बेरी का ये मामला, यहाँ पर पुलिस पर हमला हुआ। कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं और घायल पुलिस वालों को एम्स में भर्ती कराया गया है। तस्वीर भी आप यहाँ पर देखिए। तो एक आरोपी को पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। रहेगी इस बड़ी खबर पर नजर। अपडेट्स आगे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जल्द लौट रही छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए देख रहे हैं इंडिया। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और आईएसआई ने एक नई साजिश रची है। बताया जा रहा है कि इस बार इनका मॉड्यूल आईएसआईएस के जैसा है। ऐसे दो मॉड्यूल अब तक सामने आए हैं। ये सामने आया है कि इन दोनों मॉड्यूल को पाकिस्तान के हैंडलर चला रहे हैं। ये सिग्नल नाम के ऐप पर युवाओं को जोड़ते हैं। इनमें आतंकियों और कट्टरपंथी मौलानाओं के बयान डाले जाते हैं। लोगों को भड़काने की कोशिश होती है। कैसे ये मॉड्यूल काम कर रहा है, मुकेश सिंह सेंगर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और आईएसआई की नई साजिश। कट्टरपंथियों के वीडियो से युवाओं का ब्रेन वॉश। एक हफ्ते में आईएसआईएस के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़। यह भारतीय एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है और बड़ी चिंता भी, क्योंकि एक ही हफ्ते में आईएसआईएस के 2 बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और दोनों ही पैन इंडिया मॉड्यूल थे। बताया जा रहा है कि भारत में खिलाफत मॉडल और गजवा ए हिंद के एजेंडे पर काम कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद कुछ बड़ी और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। आईएसआईएस के इन दोनों मॉड्यूल को पाकिस्तान के हैंडलर चला रहे थे।
ये सिग्नल नाम के ऐप पर युवाओं को जोड़ते। इस ऐप पर ग्रुप बनाकर कहा जाता कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जाता। ग्रुप में कट्टरपंथियों के वीडियो शेयर किए जाते, भड़काऊ बयानबाजी की जाती। ये कहा जाता कि ऐसे ही चुप रहोगे तो कयामत आएगी। जो लोग बयानों और वीडियो में दिलचस्पी दिखाते, उससे पाकिस्तानी हैंडलर ऐप के जरिए सीधे बात करने लगते। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि ISIS के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश में लगी हुई है। इस बात का अंदेशा भी है कि जो पाकिस्तानी हैंडलर भारत के युवाओं से बात कर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर धकेल रहे हैं, वो ISI के एजेंट्स या फिर किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन के लोग हो सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर जांच जारी है। भारत के लोगों, खासकर युवा मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन लोगों के वीडियो शेयर किए जाते, उनमें आतंकी हैं और इस्लामिक प्रीचर्स भी हैं। इनमें मौलाना मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का सरगना है, पाकिस्तानी स्कॉलर और प्रीचर तारिक मसूद, एक और पाकिस्तानी प्रीचर तारिक जमील और जाकिर नायक, जो कि भारतीय इस्लामिक प्रीचर और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इनके भी वीडियो शेयर किए जाते। जानकारी के मुताबिक इन्हीं कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आपको उन 2 मॉड्यूल के बारे में बताते हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है। पहले मॉड्यूल का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापी मारकर किया। इस मॉड्यूल में अजहर दानिश, आफ्ताब कुरैशी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुसैफ यामन और कामरान कुरैशी पकड़े गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और केमिकल बम बनाने का सामान मिला। ये आतंकी टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थल पर हमला करने की फिराक में थे। वहीं ISIS के जिस दूसरे मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है, वो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से जुड़ा है। इसे लेकर NIA ने देश भर के 8 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज बरामद हुए थे। छापे में मिले डिजिटल सबूतों से खुलासा हुआ कि सिराज और समीर नाम के 2 संदिग्ध आतंकी युवाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काते थे। सोशल मीडिया ग्रुप में कट्टरपंथियों के वीडियो पाकिस्तान का हैंडलर शेयर करता था। सिराज और समीर दोनों को NIA पहले ही विजयनगरम से गिरफ्तार कर चुकी है। इनके पास से भी केमिकल बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। इस मामले में सबसे पहले एक आरोपी आरिफ हुसैन उर्फ अबू तालिब को 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वो सऊदी अरब भागने की कोशिश कर रहा था। जांच में सामने आया कि वो अपने सहयोगियों के साथ नेपाल बॉर्डर से हथियार सप्लाई कराने की साजिश रच रहा था। कट्टरपंथी लोगों और खूंखार आतंकवादियों के वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं। भारतीय युवाओं को उनकी तकरीरें सुनवाई जा रही हैं। ये सारा कुछ हो रहा है सोशल मीडिया ऐप्स पर, और इन ऐप्स पर लगातार युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेला जा रहा है। खास बात यह है कि जो लोग इस तरह के वीडियो शेयर करते हैं, वो कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताते। इसीलिए जांच एजेंसियों की नज़र इन तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर है। दोनों मॉड्यूल का खुलासा ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश में दिन रात लगा रहता है। पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया और कट्टरपंथी प्रचारकों के वीडियो के जरिए भारत में युवाओं को बरगलाने में लगे हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV, इंडिया।